गुड मॉर्निंग क्लास। चलो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जस्ट लाइक हमने जैसे पहले चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, उसके हमने कौन कौन से कॉर्पोरेशंस पढ़ लिए थे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमने पढ़े थे, उसके लास्ट पब्लिक सेक्टर में हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया था एंड स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन हम पढ़ चुके थे। इन दोनों के डिमेरिट्स पढ़ लिए हमने, बेनिफिट्स पढ़ लिए और जो भी फीचर्स थे वो हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है गवर्नमेंट कंपनी। हम उन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या शेयर होल्डिंग रहती है, कहाँ से फंड लाती है, कैसे ऑपरेट करती है अपने बिजनेस को। ठीक है, तो इसमें हम आ जाते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में। गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती है जो एक गवर्नमेंट रूल के थ्रू, एक्ट के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, और इसकी जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 51%। अगर किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, इट मीन्स जो कैपिटल है वो 51% गवर्नमेंट की होती है, तो उन कंपनीज को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनीज होती है। इसकी डेफिनेशन है द अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विथ 51% और मोर शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। कि एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के कंपनी एक्ट 2003 होता है बेटा, है ना, इसका एक्ट है 2013 के थ्रू बनाया गया है इसे। ठीक है, इसमें कौन सा एक्ट वर्क करता है, 2013। इसकी एक फॉर्मली एक छोटी सी डेफिनेशन है, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विथ 51% और मोर शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। इट मींस एक ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर्ड की गई है और उसकी 51% जो शेयर होल्डिंग है, कैपिटल है, वो कहाँ किसकी है, गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें टोटल शेयर होल्डिंग जो परसेंटेज है वो 51% गवर्नमेंट का होना चाहिए। मीन्स इतनी कैपिटल गवर्नमेंट उसमें लाएगी तो वो कंपनी गवर्नमेंट की हो जाएगी। फिर है कुछ फीचर्स इसके, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी अपने ओनर से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट मीन्स ये खुद के नाम पर लोन ले सकती है, खुद के नाम पर कोई केस वगैरह जो भी है, इसे किसी और के खिलाफ थर्ड पार्टी के थ्रू करना है या कुछ भी करना है, इट मीन्स इसके सारे वर्क इसके खुद के ओन्ड होते हैं, खुद कर सकती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी हर चीज के लिए उसका खुद का नाम यूज किया जाएगा। ठीक है, वो अपने सारे कामों के लिए खुद अकाउंटेबल है, खुद आंसरेबल है। फिर आता है मेजॉरिटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। इट मींस ज्यादा पार्ट, मेजॉरिटी का मीनिंग क्या है, ज्यादा पार्ट जो गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल में वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और वो कितना परसेंट होता है, 51% या मोर देन 51%। 50% भी हो सकता है और 50% से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मेजॉरिटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, इट मींस ज्यादा पार्ट कैपिटल में गवर्नमेंट का होगा, या तो 51% या 51% से ज्यादा। फिर आता है गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी डेफिनेशन में बताया कि इसके किसको थ्रू इसको फॉर्मेट किया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इसे रजिस्टर्ड किया जाता है एट करंट टाइम। ठीक है, तो ये एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, इसका फॉर्मेशन इजी होता है क्योंकि एक एक्ट के थ्रू इसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है, देन ये स्टार्ट हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, हमारे यहाँ के कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है जस्ट लाइक ओएनजीसी और सेल। ठीक है, ये हमारे यहाँ की कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है जिनमें शेयर होल्डिंग जो, इट मींस कैपिटल होल्डिंग का जो पार्ट है वो गवर्नमेंट का ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी का कम है, और इसे कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू रजिस्टर्ड किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की सीधी सी डेफिनेशन है कि ये गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट बना रही है, और 51% या उससे ज्यादा परसेंट गवर्नमेंट का पार्ट कैपिटल में हो सकता है, एंड देन इसे कंपनी एक्ट के थ्रू इसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है, तो फॉर्मेशन में भी इजी होती है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। अब हमारी बुक में एक टॉपिक है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, कि किस तरह पब्लिक सेक्टर का रोल डे बाय डे हमारे यहाँ पे क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है।
अब वो कैसे हमने पढ़ा था, वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब हमने पढ़े थे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होता है, वो एक इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जिसके जिसके बाद से प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, है ना। पब्लिक जो फंड्स हैं, पब्लिक जो कैपिटल है, वो भी ज़्यादा किस में इन्वेस्ट की जाती है आजकल, प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट शेयर होल्डिंग है, एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, दूसरा ये हमारे यहाँ का ऑल ओवर डेवलपमेंट भी साथ में लेके चलते हैं। इट मीन्स जब इन कंपनीज की या इन बिजनेसेस की, ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ होती है, तो ऑल ओवर कंट्री की भी ग्रोथ होती है ना। तो हमारा नेशन भी, उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी क्या होता है, हाई क्लास होता जाता है। इट मीन्स ये हमारी नेशन की इकोनॉमी में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, पब्लिक सेक्टर की इंडिपेंडेंसी के बाद पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द इकोनॉमी। नाउ पॉलिसीज, सॉरी, नाउ पॉलिसीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन हैव बीन अडॉप्टेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किस में इन्वॉल्व होने लगे हैं, प्राइवेट कंपनीज में इन्वॉल्व होने लगे। फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम एक्सपेंशन फॉर इफिशिएंसी, क्यों, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो ज़्यादा इफिशिएंट होकर वर्क करती है, इफिशिएंसी से वर्क करती है, तो वर्क कैसा होता है, अच्छा होता है, ठीक है, और इफिशिएंट होता है, कम समय में अच्छा वर्क होता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, इफिशिएंट वर्क कहते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा क्या दे देने लगी है आजकल, अडॉप्ट करने लगी है, ज़्यादा हेल्प करने लगी है, प्राइवेट सेक्टर्स को ग्रो अप कर रही है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए। तो ये समझ में आ गया। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यही है कि डे बाय डे हमारी जो कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज जो है, वो अपना इंटरेस्ट प्राइवेट कंपनीज के साइड ज़्यादा शिफ्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो इफिशिएंट वर्क करती है, कम रिसोर्सेज में, कम कैपिटल में अच्छा काम करके दिखाती है, ठीक है, इसलिए ये लोग उस साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कंपनीज का, वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू शिफ्ट हो रहा है। फिर हमारे एक एमएनसी कंपनीज आती हैं, ये होती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनमें कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, एक से ज्यादा कंट्रीज में वर्क करती है, एक से ज्यादा कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस होती है, देन विथ हेडक्वार्टर्स इन होम कंट्री, और इनका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है, होम कंट्री में होता है, एंड ऑपरेशन इन होस्ट कंट्री। पर जितना भी वर्क होगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज होगी, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सब कौन होस्ट करेगी, जिस कंट्री की वो ब्रांच है, ठीक है। इट मीन्स मेन ब्रांच तो उनकी खुद की होम कंट्री में होगी, और जो ब्रांचेज होंगे वो कहाँ होंगे, अलग अलग कंट्रीज में होगी। ये ऐसी कंट्रीज होती है जिनकी मोर टू मोर ब्रांचेज होती है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में ब्रांचेज होती है, और इनकी एक हेड ब्रांच होती है, हेडक्वार्टर कह सकते हो, वो होम ब्रांच में होता है, ठीक है। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होंगी, जिनकी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज होती है, और वो उनकी हेडक्वार्टर होम ब्रांच में होगा या होम कंट्री में होगा, होम कंट्री में होगा, पर ऑपरेशन सारे होस्ट कौन करेगा, वो कंट्री या वो कंट्री हेडक्वार्टर ब्रांच। इट मीन्स एक ऐसा सेक्टर जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग कंट्रीज में है, पर हेड कहाँ से होगी, अपनी होम ब्रांच से होगी, हेडक्वार्टर से होगी, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं एमएनसी कंपनीज के। एमएनसी कंपनी एक लार्ज स्केल कंपनी होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज हैं इसकी, और अलग अलग कंट्रीज में, हर कंट्री से बिलोंग कर रही है, मतलब उनके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तभी तो वो कंट्रीज के साथ बिजनेस को ऑपरेट कर पा रही है। तो कुछ फीचर्स हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। अब जब लार्ज स्केल है, लार्ज स्केल बिजनेस है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट ये क्या करती है, सेल आउट करती है लार्ज स्केल पे, तो भाई कॉस्ट भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, है ना। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजने की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की टैक्सेस ही बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, है ना, ड्यूटीज ही बहुत पे करनी पड़ती है। तो इस टाइप के बिजनेसेस में इट मीन्स जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है या ग्लोबल एंटरप्राइजेज होती है, उनमें पैसे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, कॉस्ट क्या लगती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में ब्रांचेज हैं, हर कंट्री की जो ब्रांच है उनके अलग खर्चे हैं, ठीक है, उन सबको ऑपरेट करने के लिए, उन सबको रनअप करने के लिए
कॉस्ट क्या लगती है, हाई कॉस्ट लगती है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट है, उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे ज्यादा लगते हैं। फिर आते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। अब देखो ये किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, जिस कंट्री में इसकी ब्रांच होगी उस कंट्री से भी इसके रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ की मार्केटिंग को भी फॉलो करती है। तो हमेशा इसमें क्या रहती है, जो टेक्निक्स होती है वो इनोवेटिव रहती है, यानी चेंजेबल रहती है, नई नई चीजें देखने को मिलती है, नया प्रोडक्ट होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं, है ना। क्योंकि अगर सिंगल कंट्री की बात हो रही होती तो जितने हमारी एक कंट्री में डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्निक्स जनरेट हो रही है, वो सिर्फ एक कंट्री की होती है, पर अलग अलग कंट्रीज हैं और सबकी जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होती है वो हर डे बाय डे चेंज हो रही है। हम देख रहे हैं आजकल कितनी तरक्की कर रही है साइंस, तो टेक्निक्स भी क्या होती चली जा रही है, डेवलप होती चली जा रही है। वो डेवलपमेंट की इन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्योंकि इनकी ब्रांच हर कंट्रीज में, तो हर कंट्रीज का जो डेवलपमेंट होता है ना, इंडिविजुअल जो डेवलप हो रही है वो इंफॉर्मेशन इन तक भी आती है ना। तो ये कैसे होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, और जो टेक्निक्स है वो कैसी रहेगी, हमेशा इनोवेटिव रहेगी, कैसी रहेगी, इनोवेटिव रहेगी, यानी डे बाय डे कुछ ना कुछ नयापन देखने को मिलेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, नए नए आइडियाज आएंगे, ठीक है। और न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपने किसी भी कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है ना। अगर वो चेंजेस नहीं करेगी तो वो क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी, कोई उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट चलने के लिए अपने जो प्रोडक्ट है उनको मोर टू मोर सेल आउट करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है ना, मार्केट में बने रहने के लिए, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है और कंपटीशन से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इसमें जो टेक्निक्स होती है वो भी कैसी होती है, एडवांस होती है। फिर आता है इंटरनेशनल ऑपरेशन। सिर्फ एक नेशन में ऑपरेशन नहीं होंगे, अलग अलग बिजनेस जो कंट्रीज है उनमें ऑपरेट हो रहा है, हेड ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। जब ब्रांचेस के अकॉर्डिंग वर्क करती है तो हर एक ब्रांच का एक अलग ऑपरेशन होता है ना, अलग तरह से उन्हें कंट्रोल किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर हर ब्रांच के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका जो ऑपरेशन है या मैनेजरल एक्टिविटीज है वो कैसी होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है। सिर्फ एक ब्रांच तक इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, इसकी ब्रांचेस ही अलग अलग कंट्री में है ना, तो उनके अकॉर्डिंग इसकी एक्टिविटीज होती है। इट मीन्स इनके जो ऑपरेशंस हैं वो इंटरनेशनल होंगे। फिर आती है इसकी कुछ मेरिट्स, यानी इसके कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेज। ब्रिंग फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब जब मल्टीपल ब्रांचेस हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो क्या मिलती है, एक तो फॉरेन कैपिटल मिलती है। लोग बाग भी कौन सी कंपनीज में कैपिटल इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक तो इसे क्या मिलेगी, फॉरेन कैपिटल मिलेगी, क्योंकि इसकी ब्रांच अलग कंट्री में है, तो वहां के जो लोग हैं वो भी उसमें क्या करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक तो फॉरेन कैपिटल मिलेगी। दूसरा टेक्नोलॉजी, जो हमने इसमें पढ़ा कि इसकी टेक्नोलॉजी कैसी होती है, एडवांस्ड होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे मार्केट से बिलोंग करती है और मार्केट्स में आने वाली जो टेक्निक्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को जनरेट करती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और दूसरा फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। फिर आता है क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अब जहां पर भी अपनी ब्रांच खोलेगी वहां पे वैकेंसीज तो निकालेगी, तो वहां के जो लोकल पर्सन है, वहां के जो लोग हैं, लोकल माल छोड़ दो, चाहे दूसरी कंट्री के भी क्यों ना हो, है ना, होम ब्रांच से भी तो अदर ब्रांच में होते हैं ट्रांसफर। तो ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या क्रिएट करती है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। तो उनकी लाइफस्टाइल में भी चेंज होगा, भाई पैसा आएगा ना, इनकम हो रही है उनकी भी, तो स्टैंडर्ड को भी बढ़ाती है। इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अब जब ब्रांच ही अलग में है, अलग कंट्री में है, तो एक्सपोर्ट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि ब्रांच ही दूसरी कंट्री में है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जब मार्केट के अकॉर्डिंग ये देखती है कि हमारे प्रोडक्ट में ये डेवलपमेंट करना है, ये करेंगे तो कुछ इनोवेटिव होगा, लोग बाग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो आइडियाज हमेशा न्यू लेते हैं, इनोवेटिव लेते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना। तो जो क्वालिटी होती है वो भी कैसी आती है, स्टैंडर्ड वाली आती है। उनको पता है कि अगर हमने हमारे मार्केट में जो चीज बिक रही है, जरूरी थोड़ी उतनी चीप क्वालिटी का सामान हम दूसरे नेशन में भी बेच सकें, वहां के लोगों का टेस्ट अलग है,
वहाँ का ट्रेंड अलग है, फैशन अलग है। तो गुड्स में भी कैसी लानी पड़ती है, क्वालिटी लानी पड़ती है अगर उन्हें बेचना है तो क्वालिटी फुल गुड्स बनते हैं। ठीक है, मेरिट्स हो गए, फीचर्स हो गए। अब है इसके कुछ एग्जांपल्स, जस्ट लाइक कोका कोला, ये हमारी कंट्रीज में भी है पर होती है बाहर की है, पर हमारी कंपनीज के साथ मिलकर ये क्या कर रही है, अपनी ब्रांचेस ऑपरेट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सैमसंग हो गई, एनफॉइस हो गई, ये सारी ऐसी कंपनीज है जो कहाँ की है, बाहर की है, पर 51% शेयरिंग इसकी गवर्नमेंट की भी है ना। और इनकी जो ब्रांचेस है सिर्फ वो है हमारे यहाँ पर, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इनकी होम कंट्रीज में, है ना। होम कंट्रीज में इनके हेडक्वार्टर्स है, वहीं से ऑपरेट होती है, सारे रूल्स रेगुलेशंस वो लोग वहां से निकालते हैं, फॉलो अप कहाँ हो रहे हैं, ब्रांचेस में हो रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, ये जो ग्लोबल एंटरप्राइजेज है इसका मीनिंग समझ में आया, ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में इसकी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल आउट करती है ना। और ऑपरेट कहाँ से होती है, अपनी हेड ब्रांच से। ठीक है, हेडक्वार्टर से होती है, रूल्स रेगुलेशन सब वहीं से बनेंगे, सिर्फ ब्रांचेस में क्या करे जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, मार्केट को देखते हुए अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाती है। ठीक है, इससे हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है। फिर आता है एक टॉपिक है हमारे इसमें, जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, जिसके अंदर दो और दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक एग्रीमेंट करती है एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा कंपनी, अब वो कंपनीज कोई सी भी हो सकती है, डोमेस्टिक का मीनिंग है जो होम कंट्री है उसकी कोई कंट्री, उसकी कोई बिजनेस हो। ठीक है, तो वो कंपनी भी हो सकती है, और एक कौन सी होगी, फॉरेन कंपनी। एक कौन सी होगी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, एक डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, इट मींस जिस कंट्री में वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वहां की कोई कंपनी, और एक कौन सी कंपनी, बाहर की कंपनी। दो कंपनीज मिलकर एक साथ प्रॉफिट कमाने के लिए एक जगह आती है, भाई हाथ मिलाते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और रेडी होते हैं प्रॉफिट और लॉस के शेयरिंग के लिए। वैसे ही वर्क करती है जैसे पार्टनरशिप वर्क करती है, वैसे ये भी क्या करती है, ऑपरेट की जाती है। जॉइंट वेंचर सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे सेम वही वर्क हो रहा है जैसा वो हो रहा है ना मल्टीनेशनल कंपनीज, पर वो तो क्या कर रही है, सिर्फ खुद की ब्रांच खोल रही है। पर जॉइंट वेंचर में क्या होता है, हमारी यहाँ की कंट्री की जो कंपनीज है वो भी क्या करेगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर कंपनीज, डोमेस्टिक फॉरेन, टू वर्क टुगेदर, एक साथ मिलके काम करेगी, एक कंपनी डोमेस्टिक हो सकती है, एक कंपनी फॉरेन हो सकती है। नेक्स्ट, इसके जो वर्क्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो शेयर्ड रिस्क, भाई पार्टनरशिप कर रही है ना वो, तो रिस्क भी क्या करेगी, बांटेगी आपस में, तो शेयर्ड रिस्क, इससे रिस्क क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, किसी एक पर्सन पर, ये एक कंपनी पर बाहर नहीं पड़ता। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी कैसे होंगे, भाई अगर हमारी कंट्री में वो एक कंपनी स्टार्ट कर रही है ना, तो रिसोर्सेज वो खुद की कंट्री से भी तो कुछ लाएगी, है ना, आइडियाज लाएगी, रिसोर्सेज लेके आएगी, और हमारी कंपनी की, हमारी जो कंट्री है उसके रिसोर्सेज तो है ही, तो दोनों मिलकर इफिशिएंट वर्क करेंगे, इट मींस कम टाइम में कम रिसोर्सेज में अच्छा डेवलपमेंट देंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज हो गए। टेक्नोलॉजी, हमारी कंट्री की तो टेक्नोलॉजी वर्क कर ही रही है, इसके साथ साथ दूसरा जो फॉरेन कंट्री है या फॉरेन जो कंपनी आई है वहां से, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ क्या हो रही है, अटैच हो रही है, तो हमारे आइडियाज, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होगा, उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। एग्जाम्पल है जस्ट लाइक मारुति सुजुकी, टाटा, स्टारबक्स, ये सब क्या है, एक कंपनी हमारे यहाँ की है और एक कंपनी बाहर की है। जैसे ये वाला है मारुति और सुजुकी, सुजुकी को कौन लेके आया इंडिया में, मारुति, है ना, मारुति हमारे यहाँ की थी, और सुजुकी को उसने क्या कर लिया, खुद के साथ मर्ज कर लिया। हाँ, अब वो अलग हो गए, पर पहले तो लाने वाली कौन है, मारुति तो है, उसे हमारी कंट्री में वही तो लेके आई थी, उसके साथ पार्टनरशिप उसने करके हमारे मार्केट में लेकर आई है उसे, है ना। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, हीरो होंडा का भी तो सेम ही है, एक कंपनी हमारी है, एक कंपनी उनकी है, अब वो भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई है, अलग अलग हो गई है। पर ये तो नहीं है कि उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बिकने बंद हो गए, और ये बस उन्होंने अपना डिपार्टमेंट क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। पहले वो कैसी थी, पार्टनरशिप में थी। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिनमें एक कंपनी जो है वो हमारी कंट्री की है, और एक कंपनी जो है वो अदर कंट्री की होती है, फॉरेन कंट्री, मिलकर एक साथ बिजनेस करते हैं। फिर एक लास्ट टॉपिक है वो हमारे चैप्टर का,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है एक कंपनी कौन सी होगी, पब्लिक, और एक कंपनी कौन सी होगी, प्राइवेट। दोनों मिलकर क्या करेगी, अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगी। अ जॉइंट एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों कंपनीज कैसे एफर्ट लगवाएगी, इक्वल एफर्ट लगाएगी। मोस्टली इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट, चाहे वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हो, नेशन के डेवलपमेंट के लिए हो, या किसी जो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए हो। इंफ्रास्ट्रक्चर एक होता है कि हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट, या एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली मीनिंग ढांचे से होता है, एक स्ट्रक्चर रेडी करना। अब वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप उनकी स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये लोग वर्क करते हैं। अब जैसे पता चल रहा है कि पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी तो किसके लिए वर्क करती है, पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए, पर इसके साथ किसका नाम जुड़ गया, पब्लिक का। तो पब्लिक किसके लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए, है ना। तो ये दोनों कंपनीज का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि प्रॉफिट तो कमाएगी पर कैसे कमाएगी, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, है ना। सोसाइटी के रूल्स को ब्रेकआउट ना करते हुए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। तो ये डेफिनेशन से पता चल रहा है जॉइंट एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट, दोनों सेम एफर्ट लगाएंगी। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट में काम करती है ये। कंबाइंस इफिशियंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड सोशल वेलफेयर ऑफ पब्लिक, यही हमने बताया। ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा प्रॉफिट मेकिंग का और दूसरा सोशल वेलफेयर का, दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। एग्जाम्पल है इसके, मेट्रो रेल, प्राइजेस कैसे है, कम, गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही तो काम कर रही है प्राइवेट कंपनी, पर प्राइजेस कैसे रख रही है, वो कम रख रही है। क्यों, क्योंकि उनको सोशल वेलफेयर भी करना है, सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करानी है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करानी है, पर पैसा भी कमाना है। तो उन्होंने क्या कर लिया, खुद के जो पैसे हैं, खुद का जो फीस है या खुद की जो चार्जेस जो लग रहे हैं उनको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, बैलेंस करके चल रही है ना, कि हाँ ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। तो मेट्रो हो गया एक एयरपोर्ट्स, ठीक है। इसके दो एग्जांपल्स हैं, जो प्राइवेट काम है पर उसमें गवर्नमेंट का भी क्या है। अब इसमें कैसे होगा, 50-50 शेयरिंग होगी, 50-50 शेयर करेंगे, है ना, हर चीज 50-50% होगी। तो दोनों के जो एफर्ट्स हैं वो भी कैसे होंगे, 50-50%। यानी अगर ऐसा आएगा तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी ना। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, जिसमें 51% अगर हम उसमें शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की दे दे, तो इसमें तो क्या करेगी, इक्वल एफर्ट्स लगाएगी, ठीक है। जितने प्राइवेट कंपनी लगा रही है उतने ही कौन लगाएगी, गवर्नमेंट कंपनी लगाएगी। और दोनों का मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना तो होगा ही, साथ साथ में क्या होगा, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सोशल वेलफेयर, ठीक है। जैसा हमने मेट्रो का एग्जांपल लिया कि उसमें कितना खर्चा आता है, पर उन्होंने अपनी प्राइसेस को क्या रख रखा है, अफोर्डेबल रख रखा है, ठीक है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। इसी तरह हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट था जो क्लियर होगा, ये कुछ डिफरेंसेस है, तो आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, दोनों के बीच के डिफरेंसेस है कुछ, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस है। फिर ये वही डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप चैप्टर की स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड देन गवर्नमेंट कंपनीज, यही तीनों कंपनीज पढ़ी है हमने, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया, गवर्नमेंट की कंपनी होती है, सारे सर्वेंट कैसे होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, प्रॉफिट के लिए वर्क ना करके सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन में हमने पढ़ा था कि ये किसके थ्रू बनाई जाती है, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती है जो पार्लियामेंट पास करता है, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वेंस कम होता है, पर सिर्फ कहने को कम होता है, एक्ट के थ्रू तो सारे रूल्स और रेगुलेशन एक्ट के मानने होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, यह भी हमने लास्ट में पढ़ा कि कौन सी कंपनी होती है जिसमें 51% शेयर होल्डिंग किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। सोशल वेलफेयर को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबलाइजेशन, इट्स कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।